नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्षरांसी विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग लास्ट क्लास चली थी अनुपात और समानुपात में कुछ हम लोग क्वेश्चन किए थे। लास्ट में क्वेश्चन आपसे हम बताए थे सिक्कों से संबंधित, वहाँ हम बहुत डिटेल से समझाए थे। आपसे बोले हुए थे कि नेक्स्ट क्लास में एक दो और क्वेश्चन लगवा देंगे। तो चलिए, आज उस मतलब सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चन था उसमें से एक क्वेश्चन और हम लगा के आपको समझा रहे हैं। चलिए, आप लोग समझिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हम लिख लिए हैं पहले, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए, इसके बाद हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 225 रुपए की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। मतलब 225 रुपया टोटल है, मान लीजिए कहीं रखा गया है। उसमें 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। आगे बोल रहा है इनकी संख्या क्रमशः 8 संबंधित, 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। यानी कि 8 किस क्या है? 8 अनुपात किसका? 1 रुपये का। 5 अनुपात 50 पैसे का, 3 अनुपात 25 पैसे का है। आगे बोल रहा है, पूछ रहा है हमसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में हम आपको समझाए थे। सबसे पहले आप जानिए कि जो हमसे मतलब सिक्कों का जो रूप दिया है उनका मूल्य कितना है। मतलब 1 रुपये का मूल्य कितना है, यानी कि पर सिक्के का मूल्य कितना है। यानी 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य कितना होगा रुपयों में। यानी 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य 1 रुपया होगा। हम ये निकाले थे, मतलब सिक्कों का जो है उनका मूल्य निकाले थे। जो अनुपात दिया सिक्कों का, तो वो हम ये जानेंगे ये दिया हुआ अनुपात कितना रुपया अनुपात में बनाएगा। यही हम जानते हुए आगे फिर सॉल्व करेंगे। चलिए, पिछले क्लास में तो आप लोग अच्छे से समझे थे, इसलिए बहुत डिटेल में तो नहीं बताएंगे, फिर भी आवश्यकता से अधिक ही समझा देंगे आप लोग। चलिए, क्या है? पहला हम देख रहे हैं 1 रुपये के, 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य। देखिए, एक सिक्के का मूल्य, एक सिक्के का मूल्य बराबर कितना होगा? 1 रुपया होगा। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, 1 रुपया। चलिए, फिर हम आपसे बात करें 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? अरे भाई, 1/2 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, इसको आप 8 आना बोलते थे, वही वाला। चलिए, 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 रुपया। चलिए, ये देखिए, एक एक सिक्कों की वैल्यू हो गई। अब हमसे सिक्कों का अनुपात दिया है ना, तो हम यह देखेंगे कि इन सिक्कों के जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया उनसे रुपये में कितना अनुपात ये बांट रहे हैं। टोटल हमारे पास 225 रुपये है, इन्हीं सबको शामिल करने के बाद। तो चलिए, हम ज्ञात कर रहे हैं कि 1 रुपये से 1 रुपये के सिक्कों का कुल राशि में अनुपात। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है और 8 सिक्के हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बस वही 8 सिक्के। यहाँ देखिए, 8 सिक्के तो है नहीं, अनुपात दिया है 8 अनुपात में है, तो हम अनुपात ही तो निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम कौन सा राशि निकाल रहे हैं? तो अनुपात से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू कितनी थी? देखिए, 1 × 8 बराबर 8 अनुपात। चलिए, ये हो गया 8 अनुपात। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं 50 पैसे के सिक्कों का कुल राशि में अनुपात कितना हो जाएगा? कितना मूल्य इसका था? 1/2 रुपये। यानी एक सिक्के का मूल्य 1/2 रुपये है, तो हमारे पास अनुपात कितने सिक्कों का है? 5 है, तो बराबर 5/2 अनुपात इसका हो जाएगा। यानी 5/2 अनुपात हो जाएगा टोटल राशि का। अब हम बात कर रहे हैं यही 25 पैसे के देखिए, यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों का जो यहाँ दिया है, ठीक है, सिक्कों का राशि में कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/4। सिक्के अनुपात कितना है? 3 बराबर 3/4। देखिए, 1 रुपये का इस राशि में देखिए 225 रुपये में 1 रुपये के सिक्के का 8 अनुपात शामिल है। यानी इसके मूल्य का 1 रुपये के सिक्के का मूल्य का 8 अनुपात है। 5/2 अनुपात इसका है, 3/4 अनुपात इसका है। अब हम यही तो सब मिला के इतना हुए हैं, तो हम कुल कह सकते हैं कुल अनुपात बराबर, अनुपात कितना हो जाएगा? अब देखिए, 8 धन 5/2 धन 3/4। आपको भिन्न सिखाए हैं अच्छे से, आप वहाँ पढ़े होंगे। आप सीधे सीधे 4 का मल्टीप्लाई करिए, 32। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा? 32 10 42, 45/4 अनुपात।
चलिए ये हो गया 45/4 अनुपात टोटल राशि का। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 45/4 अनुपात राशि है, या हम कह सकते हैं 225 रुपये है। बात एक ही है, क्योंकि अभी पीछे आपको अच्छे से हम समझा रहे चीज़ों का मतलब। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास टोटल 45/4 अनुपात है, या कह सकते हैं 225 रुपये है। तो बात एक ही हुई। चलिए हम इसको लिख सकते हैं 45/4 बराबर 225 रुपये। 45 से कम 45, 45 25 कितना आ जाएगा 225। ठीक है, 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22। यानी हम कह सकते हैं 4 उधर जाएगा, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर 4 25 20 रुपये। या देखिए यहाँ हम रुपए का अनुपात मतलब यहाँ अनुपात है, तो रुपए नहीं, यहाँ आप यूनिट कह सकते हैं। एक अनुपात बराबर 20 यूनिट है। ठीक है, अब आपको पता चल गया जब एक अनुपात बराबर 20 यूनिट निकल के आ रही है, तो हमसे क्या पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। 1 रुपए के सिक्के की संख्या हम कैसे निकालेंगे, अनुपात हमको दिया है, तो 1 रुपए के सिक्के का अनुपात क्या है, कहाँ लिखें इसको, चलिए यहीं पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना है, 8 अनुपात है। जब 1 अनुपात बराबर 20 है, तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 8 160, 160, यानी 1 रुपए के 160 सिक्के शामिल है इस राशि में। समझ गए आप। चलिए, तो आप लोगों को एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, क्या क्या इसमें सोचना है। सबसे पहले आपको ऐसी कंडीशन में ये देखना है, जो भी मतलब सिक्का या नोट दिया होगा, उसको हमको ये देखना है कि रुपये में उसका मूल्य कितना है, एक नोट का या एक सिक्के का रुपये में कितना मूल्य है, हम मूल्य निकालेंगे। इसके बाद सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, अगर संख्या दी गई सीधे सीधे उस मूल्य से गुणा कर देंगे, हमको संख्या मिल जाएगी, उस पूरा पूरा उस रूप के सिक्के या उस रूप के नोट का वैल्यू मिल जाएगा, कितना है रुपए में। ठीक है, अगर अनुपात दिया तो अनुपात से गुणा करेंगे, तो हमको ये मिलेगा जो टोटल राशि है उसमें इस सिक्के या इस नोट का कितना कंट्रीब्यूशन है अनुपात में, वो निकल गया। तो हम इसी तरह सबका निकाल लेंगे, फिर इस टोटल को जोड़ देंगे। अगर राशि रहेगा यानी सिक्कों की संख्या रहेगी, तो हम गुणा करके सीधे सीधे हम रुपयों में मिल के आ जाएगा। अनुपात रहेगा, हमको टोटल अनुपात मिल जाएगा। जब टोटल अनुपात मिल जाएगा तो वह राशि के ही बराबर होगा। एक उतना अनुपात बोले या उतनी राशि बोले, दोनों बराबर होगा, बस एक अनुपात निकाल लेंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग अनुपात हम जो पूछेगा निकाल लेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज की क्लास में मुख्य रूप से आय पर आधारित है, यानी कि जो आप आय व्यय सुनते होंगे उस पर आधारित है। चलिए थोड़ा एक पिछला हम आपसे बोले थे का क्वेश्चन करवाएंगे इससे संबंधित, इसलिए आपको समझा रहे थे। वैसे तो लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से हुआ था ये भी। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्या है, ए तथा बी के साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ए तथा बी के साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। चलिए ये हो गया। और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। पूछा है यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं, यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं तो उन दोनों के साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। उन दोनों के साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। चलिए पहले क्वेश्चन समझिए आप लोग। चलो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। ए तथा बी के साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है।
और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं तो ए और बी के दोनों के साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। चलिए अगर हम एक बार सुनिए, अगर आपसे हम बोल दें उनके व्यय का अनुपात 10 या 12:10 है तो क्या ये गलत होगा। चलिए 12:10 कुछ ओरिजिनल अनुपात तो नहीं है। हम आपसे बोल दें 13:11 है तो क्या ये गलत हो सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ आय का तो 9:7 है तो व्यय क्या 13:11 कैसे हो सकता है। क्या ये गलत हो सकता है। देखिए गलत नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत हो सकता है। देखिए हम समझा रहे हैं क्यों नहीं गलत हो सकता है। ये जो है ना ये इनका अपना अनुपात है और जो ये अगर 13:11 होता ना, इस अनुपात से इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि ये 9 है, ये आय है, इस ये व्यय है तो एक ज्यादा है तो कैसे मतलब बचाएंगे। देखिए ये अनुपात ये नहीं बताता कि हाँ ओरिजिनल संख्या क्या है। अनुपात ये चीज बताता है दो समान राशियों के बीच संबंध क्या है, यानी इन दोनों के व्यय का संबंध क्या है, ये इतना ही बताएगा। इससे आय से इसका क्या रिलेशन है यहाँ आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो ऐसा मत सोचिए अगर अनुपात दिया हो तो कभी ये मत सोचिए कि अनुपात आय वाला हमेशा ज्यादा ही रहे या व्यय वाला हमेशा कम ही रहे। कुछ भी अनुपात हो सकता है। हाँ अगर आप संख्या मान ले रहे हैं, जैसे संख्या का मतलब जैसे अनुपात में ना देकर आपको कोई पूरा पूरा नंबर दे दिया हो कि हाँ आय और व्यय इतना इतना है और बचत दे रहा है तो आय हमेशा उस कंडीशन में ज्यादा होगी। लेकिन अनुपात में ये शर्त नहीं है कि अनुपात में व्यय हमेशा कम ही हो, ज्यादा हो सकती है क्योंकि व्यय का अपना अनुपात है, आय का अपना अनुपात है। चलिए अब ये बात आप समझ गए, इसको आप भूलिएगा मत क्योंकि काम आएगा आप आगे। चलिए हम बात कर रहे हैं ए और बी के साप्ताहिक आय का अनुपात। हमको ए दिया है, ये चीजें दिया है, आय का दिया है, देखिए व्यय का दिया, ठीक है। इसके बाद हमको ये दिया है बचत कितनी करते हैं सब, इतना हमको 3 चीजें दिया है, बहुत है। इतनी चीजें अगर दे ही दे तो उसमें दिक्कत क्या है। चलिए हम पहले आय वाला देखते हैं। माना ए की आय, देखिए 9 अनुपात है ना, 9x मान सकते हैं, 9x तथा बी की आय 7x है। देखिए क्यों हम मान लिए, इसमें y क्यों नहीं माने। अरे भाई अनुपात है तो अनुपात में सेम चीज से ही गुणा होती है, आपको पता है चीज का। अगर यहाँ x से हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी x से ही करेंगे। अगर यहाँ y से करते तो यहाँ y से करते हैं। मतलब अनुपात अगर दो अनुपात है तो उनका आपस में सेम रेशियो चलेगा, सेम गुणा सेम भाग सब सेम ही होगा। इसलिए अगर x में ये में x से गुणा करें तो b में भी हम x से ही गुणा करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। फिर a का व्यय कितना है 4। देखिए अब यहाँ अगर हम x से ही गुणा कर दें इसका मतलब इस अनुपात और ये अनुपात दोनों मतलब एक दूसरे से संबंधित है। तो ऐसा तो नहीं है, इसमें हम ये तो नहीं बताया ना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ये इनका अपना है, इसका अपना है। यहाँ हम देखिए इसको क्या करेंगे, कुछ अलग राशि से गुणा करेंगे। अगर हम यही कर देंगे तब तो फिर अगर x से गुणा करें तो अगर ये मान लीजिए फिर क्या होगा, अगर यहाँ 11 और 13 वाला सिस्टम होता तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए समझा रहे हैं। चलिए यहाँ हम कुछ और से गुणा करेंगे क्योंकि व्यय का अलग रेशियो चल रहा है, ठीक है। माना फिर ए का व्यय 4y तथा बी का व्यय 3y है। चलिए अगर हम आपसे पूछे बचत कैसे निकालेंगे, आप बचत कैसे निकालेंगे, आय में से व्यय घटा देंगे, जो बचेगा वो बचत होगी, यानी आप कमाई में से खर्चा निकाल देंगे वही बचत होगी। चलिए हम अब निकालते हैं ए का बचत, ए की बचत। बचत बराबर कितनी है 200। कैसे निकालेंगे, आय कितनी है 9x माइनस व्यय कितना है 4y बराबर 200। चलिए समीकरण 1 हम मान ले रहे हैं। अब बी की बचत बराबर ए भी 200, क्योंकि बोला है ना कि हर व्यक्ति हर सप्ताह, दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हैं। चलिए बी की बचत कितनी हो जाएगी, आय कितनी है 7x, व्यय कितना है 3y बराबर 200। चलिए ऐसे केस में आप जब समीकरण सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, आपको पता है इसमें दो चर हैं, इसमें से क्या करेंगे, एक को मतलब बराबर के काट देंगे, एक ही को हमको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे बराबर हो सकता है, देखिए या तो x वाला बराबर कर लीजिए या y वाला बराबर कर लीजिए। चलिए हम y वाला कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कम गुणा करना पड़ जाएगा 4 और 3 से ही। चलिए हम ऊपर इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके गुणांक से और इसमें करेंगे इसके गुणांक से, समझ रहे हैं, क्योंकि हमको y बराबर करना है।
तीनों अभी अनुपात में पीछे ही आप लोग ये सब चीजें बताए थे कि क्यों हम गुणा करते हैं गुणांकों से, क्योंकि हमको चीजें बराबर करनी होती है। तो यही चीज हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ हमको y बराबर करना है, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, यानी इसमें 3 से इसमें 4 से। चलिए अगर हम गुणा करके ला रहे हैं, अगला क्या बनेगा ये देखिए, तो पूरा टोटल में 3 से गुणा करेंगे ना, देखिए तो हो जाएगा 9 3 27 x माइनस 4 3 12 y बराबर 3 दूनी 6। चलिए ये हो गया। इसके बाद इसका भी वही कंडीशन करेंगे, हम 4 से गुणा करेंगे, तो 7 चौक 28 x माइनस 4 3 12 y बराबर फिर हो जाएगा 4 दूनी 8। चलिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए हम घटाएंगे, नीचे ही मान लीजिए घटा रहे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 12y खत्म, यहाँ 27 में से 28 एक्स जाएगा तो माइनस एक्स बराबर, यहाँ 600 में से 800 हो जाएगा तो माइनस 200, मिला जुला के आपका यक्स आ गया, कितना आ गया, यक्स इक्वल टू आ गया 200। चलिए अगर यक्स 200 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, सब दोनों के साप्ताहिक आय का योग क्या है, देखिए निकल गया। अब देखिए क्या है, दोनों अनुपात का योग कितना हो जाएगा, दोनों के आय का अनुपात, आय के अनुपात का योग, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, अनुपात का योग, अरे 9 7 16, यही तो उनका दोनों को आय है। अगर हम बोले 16 अनुपात है या कहें हम जो भी आएगा वो तो बात अलग है। 9 अनुपात 7 है मतलब 16 अनुपात है दोनों के आय का योग सत्ता भर का। तो हमको पता है जब एक अनुपात बराबर 200 है तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 16 गुणे 200 बराबर 3200 हो जाएगा। ये आंसर 3200 क्या हो जाएगा, देखिए पहले आप फिर से आप लोग शुरू से समझिए इस चीज को। हम आपको समझा रहे थे, इसमें हमको दिया था आय का अनुपात दिया था, व्यय का अनुपात दिया था और बचत दिया था। तो आपको हम ये बताए थे आय का अपना अलग अनुपात है, व्यय का अपना अलग अनुपात है। ऐसा ना समझिए कि आय का अनुपात है उसी से संबंधित व्यय का अनुपात है। कभी कभी अगर ऐसा समझ लेंगे तो कभी कभी कंडीशन ये आ जाएगी, आय में संख्याएं छोटी रहेंगी, व्यय में संख्याएं ज्यादा रहेंगी और बचत भी आपको दिया रहेगा। तो आप ये सोचेंगे कि कम आय में से खर्चा ज्यादा है तो बचत कहाँ से हो रही है, वो बल्कि कर्जा हो जाएगा। इसी चीज से बचने के लिए आपको समझा रहे हैं कि आय का अपना अनुपात है, व्यय का अपना अनुपात है। आय में जिस संख्या से गुणा करेंगे, व्यय में जरूरी नहीं उस संख्या से गुणा करेंगे, व्यय में हम दूसरी संख्या से गुणा करेंगे क्योंकि व्यय अलग चीज है। तो दोनों को अलग रखने के लिए अलग अलग संख्या से गुणा किए। हम मान लिए आय ए की 9x बी की 7x है, अब व्यय ए की 4y है, बी की 3y है। बचत निकालने के लिए आय में से व्यय घटाते बचत निकलती है। सीधा सीधा समीकरण बना, यानी सरल रेखा वाला समीकरण बना, उसको हम सॉल्व करते हुए ले आए। एक अनुपात बराबर हमको निकल x कितना आया था 200, हम माने थे x कितना, देखिए दोनों अनुपात अगर यही सोचिए आप क्या जुड़ना, 9x और कितना 7, 9 7 16x होगा ना, बात तो एक ही है। हम चाहे अनुपात माने चाहे x माने, बात कोई दिक्कत नहीं है। 9 7 16 है, 16x है और x बराबर 200 है, तो 16 में 200 से गुणा करेंगे तो 3200 आ जाएगा दोनों के साप्ताहिक आय का योग। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की आय 5:3 अनुपात में है। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी के खर्चे, ए बी तथा सी के खर्चे, सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है, यानी 8:5:2 के अनुपात में है। चलिए आगे हमको यदि सी 2000 खर्च करता है, यदि सी 2000 खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, और बी
700 रुपये बचाता है तो एक की बचत क्या है? तो एक की बचत क्या है? चलिए, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है क्या क्या करना है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में, ठीक है, यहाँ तक बोला। फिर बोला ए बी तथा सी के खर्चे 8 संबंधी 5 संबंधी 2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो पूछा है ए की बचत क्या है। चलिए यहाँ तक आप पढ़ लिए क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन समझा रहे हैं अपने हिसाब से। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है 2 का आय का अनुपात दिया, ए और बी का। खर्चे का अनुपात सबका दे दिया है, 3 लोग, ए बी और सी का। इसमें बोला है यदि सी 2000 खर्च करता है तो सी का अनुपात खर्चे कितना है? देखिए 2 अनुपात खर्च करता है ना। अगर हम बोलें सी 2 अनुपात खर्च कर रहा है, या हम बोलें अगर 2 अनुपात खर्च कर रहा है या 2000 खर्च कर रहा है, बात तो बराबर है। देखिए सी के खर्चे का अनुपात दिया है 2 अनुपात, या दिया है 2000 रुपये। हम बोले या 2000 कर रहा है या 2 अनुपात कर रहा है, हम इन दोनों बराबर कर सकते हैं ना। 2 अनुपात बराबर 2000 रुपये, ठीक है। तो एक अनुपात कितना हो जाएगा? एक अनुपात बराबर 1000 रुपये हो जाएगा। देखिए ये खर्चे का ही अनुपात निकलेगा, ऐसा नहीं इस अनुपात से आप निकाल देंगे आय का, क्योंकि हम आपसे बताया आय का अपना अनुपात है और व्यय का अपना अनुपात है, तो ये व्यय का ही अनुपात है। अब इसमें से आप निकालना चाहें तो ए का खर्चा कितना है, बी का खर्चा कितना, सी का तो ऑलरेडी दिया ही है। चलिए ये चीज हमको यहाँ से निकल गई। अब बोल रहा है कि बी 700 रुपये बचाता है। 700 रुपये बचाता कैसे होगा? देखिए समझिए इस चीज को, बचाता कैसे होगा। यानी अगर हम बी कहें, बी का खर्चा कितना है, तो बी का खर्चा देखिए आप समझिए, बी का खर्चा बराबर कितना है? देखिए 5 अनुपात है ना, 5 अनुपात, या इसी को हम कह सकते हैं 5000 रुपये। कोई दिक्कत? देखिए कैसे, अगर ये आपको पता है एक अनुपात बराबर खर्चे में 1000 रुपये आ रहा, तो बी का खर्चा 5 अनुपात है, तो 5 अनुपात मतलब 5000 रुपये आ रहा है। अब देखिए बोला है बी कितने रुपए, 700 रुपये बचाता है। अब इसका मतलब अगर बी 700 रुपये बचा रहा है तो कहीं ना कहीं 700 रुपये ज़्यादा कमाया होगा खर्चे से। यानी अब यहाँ देखिए खर्चा 5000 किया है तो 5700 कमाया होगा, तब तो 700 बनाया बचाया उसमें। चलिए इसलिए अब क्या बी की बचत कितनी है? बी की बचत कितनी है? बचत बराबर 700 रुपये है। अगर बचत 700 रुपये है तो बी की आय कितनी हो जाएगी? बी की आय कितनी हो जाएगी? अरे भाई बचत प्लस व्यय, बचत कितनी? 700, अब व्यय कितना है? 5000 है, बराबर 5700 रुपये। देखिए क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया बी की आय निकल के आ गई, ठीक है। अगर बी की आय 5700 रुपये है तो बी का अनुपात कितना है आय में? 3 अनुपात है, ठीक है। यह हम कह सकते हैं बी के आय का अनुपात, अनुपात कितना है? 3 है, या हम इसी 3 को कह सकते हैं 5700 है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 19 3 57, 1900 रुपये एक अनुपात हो जाएगा, ठीक। चलिए एक अनुपात अगर 1900 हो रहा है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? इससे हम एक की आय निकाल सकते हैं। चलिए वही कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं ए की आय बराबर कितना हो जाएगा? आय बराबर कितना है? 5 अनुपात। देखिए आय का अपना अनुपात निकल के आया, ठीक है, एक अनुपात है। व्यय का अपना अनुपात निकल के आया था, व्यय का एक अनुपात बराबर 1000 था, आय का एक अनुपात बराबर 1900 रुपये है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी? ए की आय कितनी हो जाएगी? 5 गुणे कितना है? 1900, कितना हो जाएगा? 19 पचे 95, 9500 रुपये इसकी आय हो जाएगी। बचत अगर हमको निकालना होगा तो सबसे पहले ए का हमको व्यय भी तो निकालना होगा। ए का व्यय निकल के आया है कि नहीं? देखिए व्यय वाला अनुपात कितना था? 1000 था। तो चलिए कहाँ हम लिखें इसको? चलिए यहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझिए आप लोग। एक का व्यय बराबर कितना हो जाएगा? व्यय बराबर कितना है? देखिए 8 अनुपात है, ठीक है, 8 अनुपात, 8 अनुपात बराबर 8000 रुपये। क्योंकि आपको पता है व्यय में एक अनुपात बराबर 1000 रुपये, तो 8 अनुपात बराबर 8000 रुपये है, ठीक है। यहाँ हो गया। तो ए की बचत कितनी हो जाएगी? ए की बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय। आय कितना है? 9500, व्यय कितना है? 8000 है, ठीक है, बराबर 1500 रुपये।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको लिंक बाय लिंक जोड़ना होता है। एक प्रकार से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी समझिए आप लोग क्वेश्चन मतलब कैसे कैसे लगा है। देखिए सबसे पहले हमको ये दिया था ए और बी के आय का संबंध दिया था, वो हम जान रहे थे संबंध कितना है। फिर ए बी सी तीन लोगों के खर्चे का अनुपात दिया था। इसके बाद हमको ये बताया था सी का खर्चा रुपयों में कितना है। तो अगर हमको सी का अनुपात दिया है या सी का रुपये में खर्चा दिया तो दोनों बराबर है, या अनुपात भी हम निकालें या तो रुपये में निकालें, तो हम वही निकाले हैं। अगर सी का खर्चा 2 अनुपात है और रुपये में 2000 दिया है, तो हम उसको लिखे थे 2 अनुपात बराबर 2000, यानी 1 अनुपात बराबर 1000 रुपये हो गया खर्चे वाला। अब हम कह सकते ए 8000 खर्चा किया है, बी 5000 और सी 2000 किया है, क्योंकि वो हमको दिया है। चलिए इसके बाद बोल रहा है कि बी 700 रुपये बचाता है। तो बचाता कैसे पैसा है, आप जितना कमाते हैं उसमें कुछ खर्च करते हैं, जो खर्च करने के बाद जो रुपये बचता है वो बचत हमारी होती है। तो मान लीजिए अब हम बी 700 रुपये बचाता, तो खर्चा कितना किया था, बी 5000 रुपये खर्चा किया था। खर्चा करने के बाद 700 रुपये उसका बचा, यानी 5000 से 700 रुपये और ज़्यादा उसके पास रहा होगा, तब तो 700 रुपये बच गया, क्योंकि 5000 खर्चा किया है ना, यानी उसके पास टोटल 5700 रुपये रहा होगा। तो हम कह सकते हैं बी के आय बराबर 5700 रुपये है। तो बी की आय कितनी थी, 3 अनुपात थी, यानी हम और ए और बी के संबंध में देख रहे थे, तो बी की अनुपात 3 अनुपात थी आय के। आज जब 3 अनुपात थी तो उसी हम 5700 को 3 अनुपात के बराबर रख दिए। हमको निकल गया कि 1 अनुपात बराबर 1900 रुपये है। अब हम 1 अनुपात जब 1900 निकाल लिए, तो हम यही आय वाला ही अनुपात निकाले 1900 ना, तो हम एक की आय निकाल लिए। एक की आय कितनी थी, 5 अनुपात थी, यानी उसका 19×95, यानी 9500 रुपये एक की आय निकल गई। एक का व्यय कितना था, 8000, हम टोटल निकालेंगे 1500 रुपये, मतलब एक ही बचत है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी के वेतन का योग 21 रुपये है। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। इसका बोला है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, और बी 70% खर्च करता है, और बी 70% खर्च करता है। चलिए खर्च करता है, यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में है, तो यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में है, तो ए का वेतन क्या है, वेतन क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, बोल रहा है ए और बी का वेतन 2100 रुपये है, मतलब दोनों का मिलाकर 2100 रुपये उनका वेतन है। और बोला ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है। फिर बोला है यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हमको दिया दोनों का आय का योग, तो हम किसी एक का मान ले रहे हैं। माना ए की आय यक्स है, ठीक है। अगर ए की यक्स है तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की आय, अरे भाई क्या हो जाएगी, 2100 में से एक्स घटा देंगे वही तो बी बचेगा, जबकि 2100 दोनों की थी, एक्स एक ही हो गई, तो जो घटाने के बाद जो बचेगा वो तो बी का ही बचेगा। चलिए ये हो गया। तो हमसे क्या बोला है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, लेकिन यहाँ हमको अनुपात बचत का दिया है। तो आपको पता है पूरा टोटल कितना, कोई चीज़ 100% होती है। अगर हम कह रहे हैं 80% खर्च कर दिया, बचत कितना किया, 20% किया, बात एक ही है ना। देखिए कहने का अपना अपना नज़रिया होता है, देखने का नज़रिया होता है, कहने का बस सेम सेंस होना चाहिए, भले आप बात कैसे भी कहें घुमा के। चलिए यहाँ बोल रहा है
कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर वो हम कह रहे हैं अपने वेतन का 80% खर्च कर सकता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह 20% बचा रहा है। बात एक ही, क्योंकि हमको बचत में ही अनुपात दिया है ना। चलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए की बचत बराबर वेतन का 20%, वेतन का 20%। अरे भाई देखिए 80% तो खर्च कर दिया, 20% तो बचेगा ना, बस वही चीज। वेतन उसका कितना हम माने हैं, यक्स है, यक्स गुणे 20/100। चलिए अब हम क्या कह सकते हैं, बी की बचत कितनी हो जाएगी, बी की बचत कितनी हो जाएगी। अरे भाई बी का वेतन कितना है 2100 माइनस यक्स, ठीक है। जब 70% खर्च कर रहा तो 30% बचा ना उसका, 30/100। चलिए ये चीजें हो गई। हमको दिया क्या है, हमको दिया है इनके बचत का अनुपात दिया ए और बी का। देखिए एक तो हमको बचत यहाँ टोटल निकल के आ गई है ए की, और बी के टोटल यहाँ निकल के आ गई, अनुपात यहाँ दिया है। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। हम या इन दोनों का अनुपात भी इनके बराबर आना चाहिए। देखिए ये रुपयों में है, ठीक है, ये रुपये में है, यहाँ अनुपात नहीं है, ये रुपये में है और ये अनुपात में है। कोई भी राशि अगर पूरा रुपयों में ही आ रही है तो अगर दोनों का फिर हम अनुपात निकालेंगे, अनुपात हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि अनुपात में सेम संख्या का गुणा या सेम संख्या का भाग हुआ रहता है। तो चलिए हम वही करेंगे। हमको यहाँ इतना रुपया ए मिला है, इतना रुपया ए मिला है, तो इन दोनों का अनुपात भी इसके बराबर आना चाहिए। हम यही कर रहे हैं, यक्स गुणे कितना है 20/100, फिर बटे फिर 2100 माइनस यक्स गुणे 30/100 बराबर कितना है 4/3। चलिए 100 से 100 काटें, अब 20 10 यहाँ 10 से काट 2, यहाँ 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 यक्स बटे 2100 माइनस यक्स, इसके बाद गुणे 3 बराबर 4/3। चलिए ये हो गया। देखिए 3 से 3 भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4। चलिए गुणा करिए आप, ये जाएगा यहाँ कुछ बचेगा नहीं, बचेगा यक्स ऐसे आ जाएगा। इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, 4200 माइनस इसका क्या हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। माइनस 2x को इधर लाएंगे 3x हो जाएगा, 3x बराबर 4200, यक्स बराबर आया 14×4200, यक्स बराबर 14 आ गया। हमसे पूछा क्या था, ए का वेतन पूछा था, वही तो है यक्स। देखिए कुछ अलग है, बस ए का हमसे वेतन पूछा था, ए का वेतन सीधे यक्स था, ए का वेतन बराबर यक्स और जो की है 1400। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं तो समझा दे रहे इसको भी। देखिए इसमें क्या था, इसमें हमको दिया था ए और बी का दोनों के वेतन का योग दिया था, फिर हमसे बोला था ए अपने मतलब वेतन का इतना खर्च करता है, अब बी इतना खर्च करता है, और हमको अनुपात जो दिया था बचत का दिया था। तो हम उसी चीज को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, अगर इतना खर्च कर रहा तो कितना बचा रहा है। कोई चीज 100% होती है तो उसमें 80% या जो भी खर्च कर रहा तो 100 में से उतना घटाएंगे तो दूसरा वाला हमको दूसरा रूप उसका बचत का मिल जाएगा। बचत का रूप इसलिए हम निकालें क्योंकि हमको बचत में ही अनुपात दिया था, हम इसकी बचत निकालें, इसकी बचत निकालें, अगर अनुपात इतना है इन दोनों का आपस का भी अनुपात उसके बराबर होना चाहिए। बस वही किए, हमको निकल के आया x बराबर 1400, और चूंकि हम x बराबर माने थे a की आय, तो a की आय बराबर 1400 निकल गई। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो था समाप्त हो गया है, और भी कुछ क्वेश्चन हैं एक दो हम लगवा देंगे, लेकिन अब साथ साथ देखिए एक आता है चैप्टर आयु संबंधित, आपको पढ़े होंगे कि बाप बेटे की आय का अनुपात इतना है, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए हम इसी में करवा दे रहे हैं, अलग क्यों करवाएंगे, क्योंकि अनुपात से संबंधित तो भी काफी चीजें उसमें अनुपात रहती है। तो अगर नहीं भी अगर संबंधित है तो इसके जस्ट बाद वही हम करवा दे रहे हैं। तो चलिए इसके भी एक दो क्वेश्चन और हम देखेंगे, आय वाले जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज में अनुपात में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, व्यय में वृद्धि होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम करवाएंगे। इसके बाद आयु संबंधित यानी कि जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको भी करवाएंगे। तो चलिए आज क्लास हम यही रोकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि वीडियो कम लोगों के पास पहुंचती है तो थोड़ा व्यूअर कम आते हैं। चलिए क्लास अच्छी लगे इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।